Hello students, a very good afternoon. So this is the second video of the chapter Nationalism in Europe. फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस किए थे आइडिया ऑफ लिबरलिज्म, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, आइडिया ऑफ नेशन स्टेट और ये सब आइडिया कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, नेपोलियन एरा के बाद कैसे यूरोप में इमार्ज कर रहे हैं, कैसे ये यूरोपियन थिंकर्स को यूरोपियन थिंकर्स का दिमाग में जा रहा है और यूरोपियन थिंकर्स इसका इन्फ्लुएंस में कैसे अपना व्यूज़ दे रहे हैं और लिबरल थॉट कैसे यूरोप को धीरे धीरे यूरोप में कंजर्वेटिव के लिए थ्रेट हो रहा है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, ये ढूंढने का कोशिश करेंगे जो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या था और कैसे कंजर्वेटिव इस लिबरल आइडियाज़ का जो थ्रेट इसको कैसे रोकने का कोशिश कर रहे हैं। तो मैं और एक बार लिबरल आइडिया को और अच्छे से तुम लोगों के सामने एक बार ले आ रहा हूँ। लिबरल आइडिया को हम दोनों पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इन द सेंस ऑफ पॉलिटिक्स। इन द सेंस ऑफ पॉलिटिक्स लिबरल आइडिया क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस, द राइट टू वोट। मतलब लोगों को चाहिए था अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनना, अपना रूलर को खुद चुनना और अपना वॉइस जो बोलने, राइट टू स्पीक, राइट टू स्पीच, यही चाहिए था लोगों को, जो पॉलिटिकल सेंस में हम बोल सकते हैं। और दूसरा क्या है? इकोनॉमिक सेंस में। इकोनॉमिक सेंस में बोलना चाहेंगे तो कहते हैं फ्री ट्रेड का आइडिया। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम जो फिजियोक्रेट लोगों जैसे एडम स्मिथ जैसे फिजियोक्रेट्स बोले थे ना, जो मिनिमम गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस इन ट्रेड एंड कॉमर्स इन फाइनेंशियल मैटर। तो यही जो थॉट हम बोल सकते हैं जो लिबरल इकोनॉमिक सेंस में लिबरलिज्म। तो क्योंकि जो नया बिजनेस क्लास इमर्ज कर रहा है आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो ट्रेडर्स, उनको इतना रेस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंटल रेस्ट्रिक्शन उनको पसंद नहीं था। उनको चाहिए था एक फ्री ट्रेड। बिजनेस कैपिटलिस्ट क्लास इमर्ज कर रहे हैं तो उनको चाहिए था हमारा बिजनेस। तो जैसे देखा जाएगा, जैसे जर्मनी में क्या हो रहा है? जर्मनी अलग अलग 39 स्टेट का एक कॉन्फेडरेशन था। वही 39 स्टेट में अलग अलग रूलर उसको रूल करते थे। अभी एक स्टेट से और एक स्टेट में जाने के लिए बिजनेसमैन क्लास को क्या करना पड़ता था? अलग अलग कस्टम्स ड्यूटीज़ देना पड़ता था। अभी ये कस्टम ड्यूटीज़, तो इतना बार कस्टम ड्यूटीज़ देना तो ये तो उन लोगों के लिए भारी पड़ रहा था। तो ये लोग चाह रहे थे ये ऐसा कुछ हो जाए जिसमें जर्मनी टोटल एक यूनिट, एक स्टेट बन जाए। ये सब अलग अलग स्टेट का जो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी छोड़ के, इसीलिए देखा जाएगा जर्मनी में 1834 में ऐसे एक कस्टम्स यूनियन वहाँ पे तैयार हो रहा है, जिसका नाम था जॉलवेराइन एक कस्टम्स यूनियन। इसका होने के बाद जर्मनी के अंदर बिजनेस करने के लिए एक ही कस्टम ड्यूटीज़ देना पड़ता था। वही अलग अलग कस्टम ड्यूटीज़ वो टोटली एबोलिश हो गया। तो ये बोल सकते जर्मनी का हम बाद में देखेंगे, ये जर्मनी की यूनिफिकेशन का, जर्मनी का इसका एक फर्स्ट स्टेप था, जो ये एक टोटल एक यूनिफाइड स्टेट होने का फर्स्ट स्टेप था। तो जब ये सब प्रोसेस चल रहा है तब कंजर्वेटिव भी बैठे नहीं है। 1815 में नेपोलियन के एरा ख़त्म हो रहा है। उधर ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना में ऑस्ट्रियन चांसलर प्रिंस मेटरनिक, उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल किया। कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रिया, प्राशिया, रशिया, इंग्लैंड, ये बिग फोर्स, ये चार, ऑस्ट्रिया, प्राशिया, रशिया एंड इंग्लैंड, ये चार कंट्री वहाँ पे अटेंड किया था। उसके साथ फ्रांस, पोलैंड, ये सब स्टेट भी वहाँ पे अटेंड किया था। तो इसका मेन मुद्दा क्या था? इसका मेन मुद्दा था कंजर्वेटिज्म को उसको वहाँ जारी रखने का, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियनिक एरा के बाद जो यूरोपियन मैप में जो चेंजेस आ गया था, उसी चेंज को फिर से और एक बार प्री फ्रेंच रेवोल्यूशनरी जो टाइम था उसी टाइम में ले जाओ। इसी के लिए देखा जाएगा फ्रांस में
फिर से और एक बार बूर्बो डायनेस्टी को, जो बूर्बो डायनेस्टी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उसका एरा ख़त्म हो गया था, वही बूर्बो डायनेस्टी को फिर से और एक बार फ्रांस में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। फ्रांस का जो चारों तरफ जो नेपोलियन के वार की वजह से जो फ्रांस धीरे धीरे और भी कुछ स्टेट को ऑक्यूपाई किया था यूरोप का, उनको फ्रांस से छीना जा रहा है और उसको फिर से जो पहले जैसे था तो ऐसे ही उसको बना रहे हैं। तो ये प्रोसेस चल रहा है। उसी का साथ साथ एक बैलेंस ऑफ पावर का भी प्रोसेस चल रहा है। तो बैलेंस ऑफ पावर मैंने यूरोप में फर्दर नेपोलियन जैसे कोई ऐसा पावरफुल पर्सन ना हो पाए, क्या फ्रांस जैसे और कोई इतना पावरफुल ना हो पाए, इसका एक कोशिश जारी था। तो कंजर्वेटिव का जब कोशिश जारी है, तब जो लिबरल आइडिया भी ये भी बैठे नहीं हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में देखा जाएगा अलग अलग जगह, जैसे इटली, पोलैंड, ये सब अलग अलग जगह कुछ सीक्रेट सोसाइटी बन रहा है। ये सीक्रेट सोसाइटी क्या था? सीक्रेट सोसाइटी सीक्रेटली, एक्चुअली सामने से तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो कंजर्वेटिव माने मोनार्किकल रूल इसको बैन कर देगा, तो इसलिए इसको सीक्रेट सोसाइटी बना के कुछ ऐसा मूवमेंट करने का कोशिश कर रहा है जिसमें लिबरल थॉट, लिबरल आइडिया आ जाए। तो ऐसे ही मैथ्सेनी इटली में जो कार्बोनारी एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर था, बाद में खुद यंग इटली एक ऐसे ग्रुप बना रहे, सीक्रेट ग्रुप बना रहे हैं। तो जो ग्रुप बाद में इटालियन यूनिफिकेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जैसे मैथ्सेनी का बोलना था, जो गॉड ने ये नेचुरली बनाया इस स्टेट को, तो जो इटाली जैसे अलग अलग ऐसे यूनिट में बांटे हुए थे, जैसे हम बाद में इसके बारे में देखेंगे और भी, तो जैसे अलग अलग स्टेट में इटाली बांटे हुए, ये नहीं होना चाहिए। इटाली को जैसे गॉड ने जैसे बनाया, एक यूनिट, नेचुरल यूनिट जैसे बनाया, ऐसे ही होना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे 1830 से 1848 ये टाइम को बोला जाता है एज ऑफ रेवोल्यूशन। एज ऑफ रेवोल्यूशन क्यों? ये सब जो लिबरल थॉट, नेशनलिस्ट थॉट, इस सब के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग जगह अलग अलग तरीक़े से रेवोल्यूशन हो रहा है। हाँ, तो टोटली एक रेवोल्यूशन, एक क्योस बन रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ में। और कैसे मोनर्क के लिए एक थ्रेट बन रहे हैं धीरे धीरे। पहले जैसे देखेंगे ऐसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑटोमन प्रोविंसेस, ये सब जगह अलग अलग ऐसे कुछ मूवमेंट हो रहा है। फ्रांस में ही 1830 में फ्रांस में ही हुआ जुलाई रेवोल्यूशन। जैसे हम लोग को पता है 1815 में फ्रांस में फिर से बूर्बो डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया गया था। तो 1830 का जो 1830 का जो जुलाई रेवोल्यूशन, ये जुलाई रेवोल्यूशन फ्रांस में एक मूवमेंट करके फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेकर आया। हाँ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में लुई फिलिप को स्टेट का ऊपर हेड बना के रखा था, बट देश एक कॉन्स्टिट्यूशन, देश का मेन लॉ ये रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फ्रांस में बनाया गया था और बूर्बो डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर दिया गया था। ऐसे ही इसी तरह से ही ग्रीस में भी एक मूवमेंट देखा गया था। ग्रीस क्या था? ग्रीस was a Ottoman controlled, Greece was under the Ottoman Empire, part of Ottoman Empire from the 15th century। ग्रीस में इसी टाइम एक मूवमेंट दिखाया जाएगा जो ऑटोमन एम्पायर से अलग होने के लिए। ग्रीस अपना जो लैंग्वेज का जो सेंटिमेंट, एंशिएंट ग्रीक कल्चर, इसको काम में लगाया। तो ग्रीस को छोड़ के भी अलग अलग कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जहाँ पे जो ग्रीक स्पीकिंग पर्सन्स थे, इनका अंदर भी एक सेंटिमेंट ग्रो किया, जो ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिलने के लिए, ग्रीक इंडिपेंडेंट मूवमेंट में। तो इसको ऐसे भी दिखाया गया था, जो ऑटोमन एम्पायर था मुस्लिम एम्पायर, तो ग्रीस को एक मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट एक क्रिश्चियन एम्पायर का एक लड़ाई। जैसे इसमें
सिर्फ ग्रीस नहीं, ग्रीस के बाहर भी इसको लेकर मूवमेंट हुआ था। जैसे ब्रिटिश पोइट, ब्रिटिश पोइट, कुछ ब्रिटिश पोइट अलग अलग जगह अपना पोइट्री, अपना राइटिंग्स को दिखा के लोगों को मोबिलाइज करने का कोशिश कर रहा है। जैसे लॉर्ड बैरन, एक ब्रिटिश पोइट, जो उन्होंने फंड कलेक्ट कर रहे हैं और बाद में वॉर में भी गए थे और उसके बाद एक फीवर में उसका डेथ हो गया। तो ग्रीस भी ऐसे ही एक मूवमेंट बना के, रेवोल्यूशन करके, रिवॉल्ट करके अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर, उन्होंने उनको मिल गया अपना इंडिपेंडेंस। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल को दौरान इसको मिला था 1832 में ग्रीस को मिला था इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे आइडिया ऑफ रोमांटिसिज्म। तो रोमांटिसिज्म क्या था? रोमांटिक आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एक सेंटिमेंटल सेंस था, जो देश के लिए प्यार, और वो प्यार देश के लिए कैसे इसको रिस्टोर किया जा रहा था। लैंग्वेज, फोकलोर, फोक डांस, फोक सॉन्ग, ये सबको यूज़ करके एक देश, एक नेशन के लिए एक लैंग्वेज है, वर्नाकुलर लैंग्वेज के खास करके यहाँ पे यूज़ किया गया था, जहाँ से लोगों के अंदर एक सेंटिमेंट अपना देश के लिए, वही प्यार। एक नेशन स्टेट जब बन रहा है तो वही नेशन स्टेट का जो लैंग्वेज, उसका एक पुराना एंशिएंट कल्चर, पुराना एंशिएंट साइंस, तो एंशिएंट फोकलोर, फोक टेल, फोक डांस, फोक सॉन्ग, ये सबको बार बार यूज़ किया जा रहा था। और फोकलोर ये सबको कलेक्ट करके लोगों के अंदर ये सेंटिमेंट ग्रो किया जा रहा था। जो आप लोगों का सामने ये आ गया, जो अपना देश के लिए कुछ करो, ये अपना जो एंशिएंट कल्चर है, फोक कल्चर है, उसको बचा के रखो। उसको बचाने के लिए अभी नेशन बिल्डिंग होना चाहिए, और अपना देश, अपना कंट्री, अपना स्टेट, अपना नेशन होना चाहिए। ये नेशन बिल्डिंग के लिए ये सबको यूज़ किया गया था। सिर्फ इसको एक बेसिकली ये था एक कल्चरल मूवमेंट, और ये कल्चरल मूवमेंट सिर्फ एक एजुकेटेड पीपल के अंदर ही नहीं था। जो एक मास, लार्ज स्केल इलिटरेट लोग था, इन लोगों को इलिटरेट ऑडियंस था, जो ऑडियंस ही बोला जाएगा, इनको सामने भी इसको पेश किया गया था, इन लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, और एक नेशनलिस्ट मैसेज उन लोगों का सामने रखने के लिए। तो ये ऐसे ही देखा जाएगा। पोलैंड का, हम एक पोलैंड का केस देखेंगे। पोलैंड को एक पार्टीशन किया गया था 18th सेंचुरी में। तो रशिया, प्राशिया, ऑस्ट्रिया, पोलैंड को अलग अलग पार्ट में पोलैंड को बांट दिया था। तो अलग अलग पार्ट में बांट के वहाँ पे रूल कर रहा था। तो पोलैंड के अंदर कोई ऐसा नेशनल, मैंने यही तो पोलिश लैंग्वेज, ये भी तो खुद पोलिश लैंग्वेज ही ये तीनों स्टेट में अलग अलग होके बांटे हुए थे। तो पोलैंड में इसका कोई एक्चुअल कोई एक टेरिटरी इसका कोई आइडेंटिटी था ही नहीं। तो ये वहाँ पे कैसे नेशनल फीलिंग आ रहा है। जैसे देखा जाएगा, रशियन ऑक्युपाइड जो पोलैंड का जो टेरिटरी था, वहाँ पे पोलिश लैंग्वेज टोटली एबोलिश्ड आफ्टर द रशियन ऑक्युपेशन इन द पार्ट ऑफ पोलैंड। एंड द रशियन लैंग्वेज, पोलिश लैंग्वेज वहाँ पे एबोलिश किया गया था, एंड रशियन लैंग्वेज इम्पोज्ड विद द पोलिश पीपल। तो ये प्रेशराइज करके उन लोगों का ऊपर एक इम्पोज किया जा रहा था। उधर क्या हो रहा था, कुछ पोलैंड के अंदर कुछ लोग एक आर्म रिवोल्ट करने का कोशिश कर रहा है, जो आर्म रिवोल्ट टोटली क्रैश्ड आउट किया गया था रशियन के दौरान। फिर भी जो प्रीस्ट, बिशप्स, दे एक्चुअली कंटिन्यूड द यूज ऑफ पोलिश लैंग्वेज इन देयर रिलीजियस मैटर। रिलीजियस मैटर में ये सब बिशप्स, क्या ये प्रीस्ट लोग अपना ये पोलिश लैंग्वेज को यूज़ कर रहा था। और बार बार रशिया ट्राई टू सप्रेस दिस प्रीस्ट एंड बिशप्स, एंड समटाइम्स दे सेंट टू द जेल एंड द साइबेरिया। जो रशिया के जैसे ये ब्रिटिश हमारा देश में लोगों को अंडमान निकोबार में भेज देता, ऐसे ही रशिया में साइबेरिया में भेजा जाता। साइबेरिया में उस ठंडी में उन लोगों को भेजा जाता था। तो ये जैसे
पोलैंड में भी ऐसे धीरे धीरे नेशनलिस्ट आइडिया यही जो रोमांटिक नेशनलिज्म का आइडिया जब इमर्ज कर रहा है, उसी के साथ साथ ये सब लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज को लेकर, फोकलोर को लेकर ये सब लड़ाई पोलैंड के धीरे यूरोप का अलग अलग स्टेट में भी ऐसा कुछ मूवमेंट हम देखेंगे ये हो रहा है। ये जब पॉलिटिकल सिनारियो में ये सब चल रहा है, इकोनॉमिक सिनारियो में क्या हो रहा है? इकोनॉमिक सिनारियो में ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन फूड क्राइसिस दिखाया जा रहा है, और एक फूड क्राइसिस दिखाया जा रहा है, और उसका साथ साथ क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो रहा है। तो क्या चाहिए लोगों को चाहिए फूड और उसके साथ जॉब। और यूरोपियन कंट्रीज का जो छोटा मोटा जो प्रोड्यूसर था, ये एक कंपटीशन के सामने आ गया। कंपटीशन विथ होम? कंपटीशन विथ द चिप मशीन गुड्स दैट केम फ्रॉम इंग्लैंड, स्पेशली फ्रॉम इंग्लैंड, खास करके कॉटन इंडस्ट्री, जो हैंडलूम से बना हुआ कपड़ा एक शिफ्ट कंपटीशन के सामने आ गया। किसका? ब्रिटेन से जो आ रहा है जो कपड़ा, जो मशीन में बना हुआ है और जो प्राइस दिखा जाए तो वो चिप था। ऐसे ही कुछ हमारा इंडिया में भी ऐसे ही कुछ जो ब्रिटिश पीरियड में देखा गया था, जो डिइंडस्ट्रियलाइजेशन जिसकी वजह से हो रहा है, ब्रिटिश मशीन गुड्स, कपड़ा, खास करके कपड़ा ही हुआ था। और जो हमारा यहाँ का जो कॉटन वेवर्स जो बना रहे हैं मशीन में, सॉरी हैंडलूम में, घर में बैठ के बना रहे हैं, ये दोनों में कंपटीशन हो रहा है। और जो कॉटेज इंडस्ट्री को बना हुआ कपड़ा का जो प्राइस ज़्यादा था और मशीन गुड्स कपड़ा का प्राइस कम था, इसीलिए लोग मशीन गुड्स को ज़्यादा चूज़ करते थे, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था, लोग तो उसको तो सस्ता का चीज़ ही चाहिए। तो सस्ता का चीज़ जब ले रहा है तो ये चीज़ तो इसका मार्केट डाउन हो रहा है, इसका डिमांड भी कम हो रहा है। तो देखा जाएगा 1848 में यही फूड स्टोरेज इतना डिफ़िकल्ट हो गया था, फूड स्टोरेज का इतना फूड क्राइसिस इतना दिखाया गया था। इसका आउटकम क्या हुआ था? जैसे फ्रांस में फिर से और एक बार रेवोल्यूशन हो गया। फ्रांस में और एक बार रेवोल्यूशन हो गया, जिसको फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और ये फेब्रुअरी रेवोल्यूशन फ्रांस में, इसमें डिमांड किया गया था यूनिवर्सल सर्फेज ऑफ मेन अबव 21 ईयर्स ओल्ड। 21 ईयर्स ओल्ड के अबव सभी मेल पार्सल के लिए वोटिंग राइट चाहिए था। और फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, फ्रांस को एक रिपब्लिक बनाने का कोशिश किया था, और ये फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के दौरान हुआ था भी। तो नेशनल असेंबली के अंदर से ही ये आया था, ये वॉइस आया था। ऐसे ही जर्मनी में भी एक लड़ाई चल रहा है, जर्मनी का 831 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने, देखा जाएगा 18 मई 1848 में मार्च करके एक प्रोसेशन करके फ्रांकफर्ट में सेंट पॉल्स चर्च में जाके एक मीटिंग कर रहा है। एक वहाँ पे उन लोगों का बोल रहा है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था। उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था वो था एक यूनिट जर्मनी, ऑल जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ऑल जर्मनी का टोटल जर्मनी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन, वही जो शुरुआत हुआ था जोल्वेडाइन से, जो इस वीडियो का स्टार्टिंग में मैंने बोला था। तो वही देखा जा रहा है, धीरे धीरे आगे तक जा रहा है। तो टोटल एक ऑल जर्मन नेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट किया जा रहा है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग जर्मनी का जो डायनेस्टिक रूलर था उनके सामने इसको रखा जा रहा था। बट ये लोग तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे तो उन लोगों का जो रूल, उन लोगों का पावर ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो प्राशियन किंग फ्रेडरिक विलियम IV, उन्होंने ऑलमोस्ट बाकी सभी
जर्मन रूलर को मोबिलाइज करके ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था, ये सबको सप्रेस करने का कोशिश कर रहा है और फाइनली उसको सप्रेस भी कर रहे हैं। और ये लिबरल थॉट जो लोग ले आ रहे हैं इनको पूरी तरह से सप्रेस किया गया था। बट कभी इन लोगों को शायद हो सकता है इन लोगों को सप्रेस कर दिया था, बट इस थॉट को कभी नहीं कर पाया। वो सिर्फ जर्मनी नहीं, सिर्फ फ्रांस नहीं, यूरोपियन कंट्रीज में जहाँ पे भी जो लिबरल थॉट एक बार स्टार्ट हो गया था, देखो लोगों को मार दिया जा सकता है, लोगों को जेल में भेजा जा सकता है, बट आइडिया को कभी, इसको एक बार जो आइडिया आ गया उसको कभी वो आइडिया कभी बंद नहीं हो सकता है। ये आइडिया आगे और भी आगे चलेगा। तो ये जब जर्मनी में ये भी चल रहा है तो और एक छोटा सा एक डिबेट चल रहा है, जो वुमेन को वोटिंग राइट दिया जाए क्या नहीं जाए। जैसे वुमेन भी एक वुमेन का भी एक लार्ज पार्टिसिपेशन है इन दिस लिबरल मूवमेंट। तो जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हो रहा है जर्मनी में, तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में वुमेन को कोई विजिटर्स गैलरी में एज ऑब्जर्वर हुई उन लोग था। तो इसको लेकर भी एक डिबेट हो रहा है, जो वुमेन को कितना उनको पार्टिसिपेशन चाहिए, उनको कैसा वोटिंग राइट देना चाहिए, क्या ये भी लिबरल के अंदर, लिबरल थॉट के लिबरल आइडियाज़ के अंदर एक डिबेट चल रहा है। तो देखा जाएगा। तो बाद में धीरे धीरे ये भी वुमेन को भी वोटिंग राइट मिल रहा है, ये आगे का हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे। बट जो भी है, जो यूरोपियन रूलर, ईस्टर्न यूरोपियन, सेंट्रल यूरोपियन रूलर को ये समझ में आ गया था, ये जो साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन, एक बार फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया 1789 में, उसके बाद फिर से एक बार 30s में और एक बार फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया, फिर से और एक बार रेवोल्यूशन हुआ 1848 में। तो ये जो, और ये एक ही प्रोसेस सभी जगह चल रहा है, जर्मनी, पोलैंड, ग्रीस, ये सभी जगह चल रहा है। तो ये तो यूरोपियन रूलर को समझ में आ गया था, जो ये जो साइकिल ऑफ मूवमेंट, साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन, एक्चुअली ये इसको मार्क कर रहा है, ये सिग्नल दे रहा है, जो अभी कुछ कंसेशन देना है कंजर्वेटिव के तरफ से लिबरल नेशनलिस्ट को, नहीं तो ये कंजर्वेटिविज्म जो डायनास्टिक रूल, जो मोनार्की पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसी का दौरान देखा जाएगा, जैसे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में ऑलरेडी जो हो गया था, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में ऑलरेडी लिबरल थॉट इस्टेब्लिश हो ही गया था। तो इसी के दौरान देखा जाएगा, जैसे रशिया में, जैसे हम लोग क्लास 9 में इसके बारे में पढ़े भी है, इमांसिपेशन में कैसे रशिया में सर्फडॉम को ख़त्म किया जा रहा है, कैसे रशिया में सर्फ को, इमांसिपेशन उसको फ्री किया जा रहा है। क्या हाब्सबुर्ग में भी ऐसे ही एक मूवमेंट हो रहा है कि वहाँ पे कैसे कैसे लोगों को और भी लिबरल, वहाँ का जो स्ट्रक्चर, जो वहाँ पे अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर को थोड़ा लिबरल किया जा रहा है। ये सब धीरे धीरे हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में भी। तो आज का हमारा जो लेसन यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट लास्ट लेसन में हम लोग देखेंगे कि कैसे फाइनली जर्मनी और इटाली इमर्ज किया था, माने उनका कैसे, ये दोनों स्टेट का यूनिफिकेशन कैसे हुआ था, और कैसे ब्रिटेन का भी सिनारियो, ब्रिटेन भी कैसे, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड, ये तीनों कैसे एक साथ इमर्ज करके जो यूनाइटेड किंगडम बना था, ये हम हमारे लास्ट वीडियो में देखेंगे। और तो नेशनल सेंस, जो विजुअलाइजिंग नेशन, एक नेशन को विजुअलाइज करने का जो आइडिया आया, विजुअलाइज किया जा रहा था, ये कैसे हो रहा है, आ रहा है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का लेसन ख़त्म करने से पहले मैं और एक बार कहूँगा, जो चैप्टर को अच्छे तरह से और एक बार रीडिंग करो, रीडिंग पढ़ के जो अननोन वर्ड मिल रहा है उसको नोट डाउन करो, उसको डिक्शनरी में देखो, और नोट करके अपना चैप्टर को पढ़ो। ये अभी यही प्रोसेस है बोर्ड में अच्छा मार्क्स ले आने का। आज के लिए यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। गुड नाइट एंड बी सेफ, स्टे एट योर होम। ओके।